नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको सारे जो भी क्वेश्चन थे वो करा चुके थे। अब जो हमारे प्राचीन भारत का इतिहास है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उसको संदर्भ में हम लोग ये आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग जैसे 2009 के जो पेपर उससे हल करने के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि गंधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो गंधार कला शैली का शुभारंभ हुआ था वह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क एक, ठीक है, कनिष्क एक के शासनकाल में गंधार कला शैली का शुभारंभ किया गया था। और इसे यूनानी बौद्ध कला कह सकते हैं या ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया है वह दिया है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ठीक है, तो अष्टदिग्गज की अगर हम बात करें तो इसे हम पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 8 मंत्री, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता, 8 तेलुगु कवि। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 तेलुगु कवि हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है वो है कि संगम साहित्य में, ठीक है, संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। पंच निर्णय, क्षण विणय, अष्टमिणय, पेरुनिंद्रणय। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंच निर्णय। ठीक, और उस समय 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया था संगम साहित्य में। तो जिसमें से कि एक जो गंधर्व विवाह है उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, पंच निर्णय के नाम से। ओके, जो अगला क्वेश्चन दिया है वह है कि मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है चंद्र से, राय से, यज्ञकुंड से, लक्ष्मण से। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्ष्मण से है। ठीक है, और जो मिहिर भोज है, ठीक है, और इसी में मिहिर भोज की उपाधि भी आदि बराह भी हमें मिलती है इसी की में। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि संगम युग में प्रयुक्त समुद्र पत्तन यानी बंदरगाह कौन सा था। 4 ऑप्शन है। पुहार, टोंडी, मुचिरिस, नेलकिंड है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह है कि गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था। ठीक है, तो गुप्त काल में सार्थवाह के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है जिला प्रशासन का मुख्य, व्यापारिक कारवां का प्रमुख, समिति प्रमुख, श्रेणी प्रमुख। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है आंसर नंबर बी, यानी कि व्यापारिक कारवां का प्रमुख ही गुप्त काल में सार्थवाह को कहा जाता था। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर क्या थी। तो 4 ऑप्शन है। 15%, 20%, 36%, 24%। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24%। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल में साम्राज्य ब्याज की जो वार्षिक दर थी वो कितनी थी, 24%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है वह है कि चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, तो इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कुमारगुप्त प्रथम के, स्कंदगुप्त के। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब इसके बारे में बता दें कि जो फाहियान था, फाहियान वह 399 ईस्वी, ठीक है, 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। और भारत में चांडालों, कौड़ियों एवं निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत वर्णन करने वाला वह पहला विदेशी यात्री भी था। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन दिया है वह है कि मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं। उज्जैन से, खजुराहो से, कोणार्क से, रामगढ़ से। तो इसमें देखिए जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामगढ़। तो जैसा कि आपको पता है कि मंदिर वे वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम जो प्रमाण है वह रामगढ़ से मिला है। और गुप्तकालीन समाज में जो वेश्यावृत्ति विद्यमान थी वह कामसूत्र, ठीक है, कामसूत्र में गणिकाओं का जो उल्लेख हुआ है वहाँ भी इसी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और मुद्रा राक्षस में उत्सवों में बड़ी संख्या में गणिकाओं का सड़कों पर आने का उल्लेख है कि देवदासियां
मंदिरों में नित्यांगना करती थी। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। तो देखिए जो क्षत्रिय मानता है उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, विष्णु पुराण में, अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में या दिव्यावदान में। तो इसका सही जो आंसर है वह है आंसर नंबर डी, यानी कि दिव्यावदान में। यहाँ पर देखिए जो दिया है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, शहबाजगढ़ी, मास्की, जूनागढ़ और जौगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है वह है जूनागढ़। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में किस एक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख हुआ था, जूनागढ़ में हुआ था। जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ एक उल्लेख हुआ मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से संबंधित यह एकमात्र अभिलेख भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में जाने वाला जो ग्राम मुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है अग्रहार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर फिर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि श्रीवस्ती अधोलोकित किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो जो श्रीवस्ती है वह अचिरावती नदी के किनारे पर स्थित है और कौशल की राजधानी श्रीवस्ती थी जो कि अचिरावती नदी तट पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है उसे क्या कौन सा है। मास्की है, सारनाथ है, कालसी है, बैराट है। तो इसका सही ऑप्शन है मास्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मास्की है। अगले क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्ध का प्रतिपादन किया गया है। सिद्ध मतलब सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12वां। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें कि ऑप्शन नंबर सी सही है, 12वां। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं देख। तो ये दिया है कि बराबर गुफा संबंधित है, किससे संबंधित है, आजीविकों से, ठीक है, जैनियों से, बौद्धों से, ब्राह्मणों से। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी आजीवकों से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो बराबर गुहा लेक आजीवक से है, यह गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में देने के लिए बनवाई गई थी और अशोक एवं दशरथ ने आजीवकों को कुल 7 गुफाएं दान में दी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों में जो बराबर पहाड़ी का वो है वो सात्विक पर्वत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था वह यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो पर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।